Hello, my dear friend. This is Grish Rawat. Welcomes you to the third lecture of electrochemistry. This is one of the most important lecture related to the further topics. So please read it very carefully. तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा उसके लिए। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करते ही करते हैं। तो बेसिक टर्म्स हैं, जो कुछ टर्म्स आपने टेंथ में पढ़े हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो करंट से डिसोशिएट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी से डिसोशिएट हो जाए। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या चीज़ डिसोशिएट होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं NaCl का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है। NaCl का मैंने सॉल्यूशन लिया और जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करूँगा तो ये किसकी फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएगा, आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। और यही रीज़न है इसका कि ये करंट को अलाउ करेगा इसमें से पास होने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं जनरली, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। जब उन्हें मोल्टन स्टेट में लिया जाता है, एक्वा स्टेट में लिया जाता है, तो वो किसकी तरह वेव करते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वेव करते हैं। वो आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं और जब उनमें से करंट पास किया जाता है तो ईजिली उनमें से करंट पास हो जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो लगभग पूरी तरीके से आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन है पानी में घोलने पर। जैसे नमक है, आपने देखा होगा कि जब आप नमक को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो नमक जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, कम्प्लीटली, है ना। तो पूरी तरह डिज़ोल्व हो रहा है, यानी डिसोशिएट हो रहा है। जितना पानी है तो डिसोशिएट होता चला जाएगा। जैसे HCl है, NO3 है, NaCl है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली आयनाइज होते हैं, पूरी तरीके से टूटते नहीं हैं। कितने, लगभग 5 से 7%। तो जितने कम टूटेंगे उतना ही करंट कम पास करेंगे। जितने ज़्यादा आयंस होंगे, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ही करंट को ज़्यादा पास करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एग्जांपल के तौर पे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसके एग्जांपल हैं दोस्तों, आपके ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। ये क्लियर हो गए होंगे आपको। चलिए, कुछ और भी बेसिक टॉपिक जो आपने टेंथ में पढ़े हुए हैं और कुछ ट्वेल्थ के भी पार्ट्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी होगी अब तक, तो जानेंगे। देखिए, ओम्स का लॉ क्या कहता है। ओम्स का लॉ कहता है कि V इक्वल टू IR, ठीक है ना। ये आपको पता है, पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो अगर मुझे R की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो किसके इक्वल है, V अपॉन I के। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, यहाँ पर करंट है, ठीक है। तो मुझे इसके बीच का ग्राफ भी बनता है, जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आपको, ठीक है ना, ट्वेल्थ में ही पढ़ना, ट्वेल्थ के फिजिक्स वाले पार्ट में आपको स्टडी करना है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्ट करना, रोकना किसी भी चीज़ को, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक तो आपकी बाइक जो है वो प्लेन सरफेस पर चल रही है और एक जो है वो खुरदरी सरफेस पे या ऊंचे नीचे पे चल रही है। तो आप कहाँ पर आसानी से चला पाएंगे, इस स्मूथ सरफेस पे, है ना। यहाँ पर आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। और जितना ये टीला बड़ा होगा उतनी ही दिक्कत क्या होगी, आपको बाइक चलाने में ज़्यादा होगी। उसी तरीके से करंट को मूव करने में आसानी कहाँ तक होगी, कहाँ से होगी, यहाँ स्मूथ सरफेस से। और ये वाले जो सरफेस हैं इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जो रोकती है इलेक्ट्रिक करंट को, रेजिस्ट करती है, रुक जा भाई, है ना, रोकती है करंट को फ्लो होने से किसी कंडक्टर में। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो सकती है, हर एक मेटल में ये पाई जाती है, किसी में कम का पाई जाती है रेजिस्टेंस और किसी में ज़्यादा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो लोहे का जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, नाइक्रोम वायर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं, जो आप प्रेस वगैरह में यूज़ करते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास होती है और हीट लॉस ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है,
रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब ये देखिए कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वैसे तो दो और भी हैं लेकिन मेन फैक्टर यहाँ पर यही है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तार की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चलिए इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर रो का साइन लगेगा जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस के इक्वल जब होती है जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। दोबारा बोल देता हूँ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तब जब लेंथ 1 मीटर हो जाती है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब जब मैं इस रेजिस्टिविटी को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो R इंटू ए अपॉन एल। इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी? तो देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो इस वाली मीटर से ये वाला मीटर गया, क्या बचा यहाँ पर? ओम मीटर बचा। क्या बचा दोस्तों? ओम मीटर बचा। इजी सा टॉपिक है, क्लियर हो गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा कि ओम मीटर यहाँ पर किस तरह से और कहाँ से ये निकल के आया है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस के बाद आता है कंडक्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस के बाद क्या आता है दोस्तों? कंडक्टेंस आता है। और आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि कंडक्टेंस कि मतलब ये हेल्प करता है किसी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने में। जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है, उतना ही करंट भी तेज होगा। तो ये रेसिप्रोकल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। तो यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। जी किसके इक्वल होता है? 1/r के। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यहाँ पर ओम होती है। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स MHO, या इसको सीमेंस भी कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल S से। चलिए, जैसे रजिस्टिविटी थी वैसे ही कंडक्टिविटी है। रजिस्टिविटी के जस्ट अपोजिट है कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो रजिस्टिविटी क्या कहती है आपको पता ही है, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/ρ हो जाएगी। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम मीटर। हमने क्या किया? इसकी यूनिट रख दी, है ना, ओम मीटर। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और जो ओम इनवर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं? शामिल लिख सकते हैं S, और ये मीटर इनवर्स है। क्लियर है? या सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ आपको बेसिकली क्लियर हो रही होंगी। तो कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है कितनी आसानी से करंट फ्लो कर पा रहा है। जैसे कि एक आयरन वायर है और एक जो है कॉपर वायर है, तो आप देखेंगे कि आयरन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो गया है, और कॉपर में रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा हो गया है। तो कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि सिर्फ दो तरीके का कंडक्शन होता है। इसको समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये यूनिट भी पूछने के लिए आ जाती हैं 1 नंबर में, है ना, छोटा क्वेश्चन बना सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो कंडक्टेंस है वो दो तरीके का हो सकता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है और एक मेटेलिक कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कैरी करने के लिए? आयंस। और मेटल में कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये देखिए कि थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे कि मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का डिफरेंस यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कैरी करने के लिए, जैसे गोल्ड है, कॉपर है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वहाँ पर आयंस होते हैं, जैसे कि NaCl है ना, NaCl है, KCl का सॉल्यूशन है, तो वहाँ पर आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पर देखिए जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है, क्या इसमें मैटर का ट्रांसफ़र होता है? नहीं, मैटर नहीं जाता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? बहुत ही मासलेस होते हैं, उनमें कोई मास नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? आयंस का, आयंस के अंदर तो मास होता है, Na के आयंस है मान लीजिए,
तो क्या Na के आयंस में मास नहीं होगा? होगा। Cl के आयन में मास नहीं होगा? होगा। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर मास ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर जाने में। तीसरा पॉइंट, जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत आसानी से वो फ्री कर पाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी मेटल की काफ़ी हाई है कंपैरेटिवली, इसकी लो है। जो चौथा वाला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और ये देखने वाली बात है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम में जो लाइट है वो कम हो जाती है, सर्दियों के टाइम में जो लाइट जो आती है आपके घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में आती होगी। ऐसा होता क्यों है? जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है, आपको पता ही है कॉपर वायर यूज होते हैं जनरली, जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटेलिक कंडक्टेंस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या कम हो जाएगा दोस्तों? करंट कम हो जाएगा, वहाँ पर करंट कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ये कोई भी पोजीशन है जिसको हम कर्नेल कह देते हैं, कर्नेल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। टेम्परेचर के साथ क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो ये क्या ऑफर करेगा? एक रेजिस्टेंस को। ठीक है, और अगर ऑफर रेजिस्टेंस को कर रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमेशा याद रखें कि जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है? इसका उल्टा है। जब गर्म पानी में आप करंट को पास कीजिए, गर्म पानी में नमक डाल के और एक ठंडे पानी में, तो कहाँ पर टूटने की क्षमता ज़्यादा होगी? गर्म पानी में, ठीक है ना, नमक ज़्यादा टूटेगा, ठंडे पानी में नमक कम टूटेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और जितने कम आयन होंगे उतना ही करंट भी कम हो जाएगा, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना करंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाता है। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, याद रखना। इसका रीजन पूछने के लिए आ सकता है। एग्जाम्पल, जो आयन बनाते हैं KCl HNO3 H2SO4, यहाँ पर जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो कॉपर, सिल्वर, जिंक, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ पर समझेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा एम से। ठीक है, लैम्डा एम। एक चीज़ समझ लें कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या। क्यों, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मोलर, मोलर का मतलब है यहाँ पर 1 मोल। इलेक्ट्रोलाइट कितना है आपके पास में? 1 मोल है। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यहाँ पर मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया? इस पानी में डाल दिया। किस में डाला? पानी में। जैसे ही पानी में हम डालेंगे ये आयंस में टूटेगा, और जितने ज़्यादा आयंस में टूटेगा इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगी। जितनी आसानी से इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा, जितनी आसानी से आयंस बनेंगे, उतना ही करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल दी आयंस। किसके आयंस बनेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करने पे। तो कंडक्टिंग पावर यानी करंट कैरिंग कैपेसिटी किसकी? आयंस की। कब बनी? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को उसी के सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर। क्लियर है? तो जो मोलर कंडक्टिविटी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब एक चीज़ ये देखिए कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, वो किस तरह से कंडक्टिविटी से रिलेट करती है, यानी कापा से रिलेट करती है। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000/C। इस फॉर्मूले को याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज होता है। या तो C या फिर M, या तो C या फिर M। ये M जो है वो मोलैरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, C यहाँ पर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी हमें यूनिट निकालनी है, जो कई बार आपके बोर्ड में पूछने के लिए आ चुकी है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? साइमन मीटर इनवर्स। बाकी मोलैरिटी की यूनिट आप जानते हैं कि मोल, मोलैरिटी आप पता है मोल पर लीटर।
अब ये पर लीटर की बात क्या है, तो लीटर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर देखिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। लीटर का यही मतलब है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट, है ना, वॉल्यूम से मतलब है। तो लीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मीटर माइनस क्यूब, है ना। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 और यहाँ पर ये माइनस का 1 है, तो कितना बचा, प्लस का 2 रह गया। तो देखिए साइमन की जगह ये साइमन हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगले लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत जल्द मैं उसको अपलोड करूँगा। लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा, एनसीईआरटी भी सॉल्व कराऊंगा, पूरे का पूरा मैं आपको सिलेबस कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद है लॉकडाउन के टाइम में उसको शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।